जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है कारक के भेद। और कारक के भेदों में जो हमें आज कंप्लीट करना है वो है अधिकरण कारक। तो सातवां कारक का भेद है अधिकरण अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो प्रसर्ग होते हैं कारक चिन्ह वो में, पे और पर होते हैं। विभक्ति सप्तमी होती है। सप्तमी विभक्ति जहां या जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता जिस स्थान समय को कार्य संपादित करने के लिए आधार को प्रयोग में लाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक दो प्रकार का होता है। एक है कालाधिकरण और दूसरा है स्थानाधिकरण। कालाधिकरण और स्थानाधिकरण। तो आपको यह ध्यान रखना है अधिकरण कारक का एक जो बेसिक क्वेश्चन हमारा बनता है वो है कारक चिन्ह में, पे, पर। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखी गई सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रही है तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज
लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। प्रिंस, राहुल, ज्योति, नेहा, आशीष, अश्वनी, पंकज, लालू, बीपी, आजाद, सत्यम, मुकेश, परवीन, प्रदीप, यश, अंकित, मोनू, संजय, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश, पवन, सत्यम जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दो डेफिनेशन हमारे सामने हैं। जहां या जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। यानी कि वो प्लेटफार्म जिस पर हम स्थित होकर जिस स्थान को, जिस जगह को हम प्रयोग करके कार्य को संपादित करते हैं, वो स्थान, वो जगह, वो प्लेटफार्म अधिकरण कारक कहलाता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी आपका आधार हो गया, वो अधिकरण कारक कहलाएगी। आप किताबें मेज पर रखे हो तो किताबों के रखने का स्थान मेज हुआ, अधिकरण कारक कहलाएगी। आप छत पर घूम रहे हो तो छत आपका अधिकरण कारक होगी। आप सड़क, रोड पर घूम रहे हो तो रोड, सड़क आपका अधिकरण कारक होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, कार्य को संपादित करने के लिए जिस स्थान का, जिस जगह का, जिस प्लेस का हम प्रयोग करते हैं उसको आधार कहते हैं, और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात आधार में ही अधिकरण कारक होता है। ये मेरी हथेली है, हथेली पे मैंने ये रख दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये मार्कर जो रखा है, इसका मार्कर के रखने का जो आधार है, अधिकरण है, वो यहाँ हथेली है। आप सर के ऊपर कुछ रख रहे हो तो सर आपका अधिकरण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप शरीर पर कपड़े धारण करते हो तो आपका शरीर कपड़ों के धारण करने का स्थान हुआ, अर्थात अधिकरण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां या जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ये कर्ता जिस स्थान, समय को कार्य संपादित करने के लिए आधार, कार्य संपादित करने के लिए आधार को प्रयोग में लाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक दो प्रकार का होगा, एक होता है स्थानाधिकरण और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों कालाधिकरण। स्थानाधिकरण में हम यहाँ पे कालाधिकरण में काल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सवेरा प्रयोग कर लिया, मैं रोज सवेरे को दौड़ने जाता हूँ। स्थान है, कोई जगह आपने प्रयोग कर लिया, ठीक है। मैं छत पे टहलते रहता हूँ, तो यहाँ छत क्या हो गई? अपने आप में स्थान हो गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हम दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। जैसे एक है हमारा कालाधिकरण। अधिकरण कहते हैं आधार को और काल कहते हैं समय को। यानी कि जब समय को आधार बनाकर, काल किसे कह रहे हैं हम? समय को। जब समय को आधार बना के हम कोई कार्य संपादित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कालाधिकरण कहते हैं। कालाधिकरण में क्या क्या आते हैं? जैसे प्रातः, सुबह, सवेरे, रात, रात्रि, संध्या, निशा, दिन, दिवस, आज, कल, परसों, ये सारे क्या हैं? हमें काल की सूचना दे रहे हैं। किसकी सूचना दे रहे हैं? काल की। हमेशा, सदा, सेकंड, मिनट, घंटे, ये सब क्या है? समय को बताने का काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? स्थानाधिकरण। स्थानाधिकरण
माह, महीना, वर्ष, साल, सप्ताह, पक्ष, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक। दूसरा है स्थानाधिकरण। और स्थानाधिकरण में हम जगह का प्रयोग करते हैं और वो किसी भी रूप में हो सकती है। कुर्सी, मेज, छत, सड़क, पेड़, अलमारी। आदि। हम जब भी किसी वस्तु के रखने के स्थान के रूप में किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो वहां पे आधार का काम करता है। जैसे कुर्सी, मेज, छत, सड़क, पेड़। चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो बैठने का आधार स्थान क्या हुआ? पेड़ हुआ। ठीक है। कपड़े अलमारी में रखे हैं तो कपड़े रखने का आधार स्थान क्या हुआ? अलमारी। ठीक है। खाना फ्रिज में रखा है तो यहाँ फ्रिज क्या हुआ? आधार हुआ। ठीक है। बर्तन रसोई में रखे हैं तो रसोई क्या हुआ? बर्तन के रखने का आधार हुआ। तो यानी कि जब भी हम किसी स्थान, स्थान किसे कह रहे हैं? हम जगह को कह रहे हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु, पदार्थ या कार्य को संपादित करने के लिए दूसरी किसी प्लेटफार्म का यूज करते हैं, जगह या स्थान, प्लेस का यूज करते हैं, तो वो स्थानाधिकरण का काम करता है। और काल कहते हैं समय को। जब हम समय को आधार बनाकर कोई कार्य संपादित कर रहे हैं, कार्य पूर्ण कर रहे हैं, कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कालाधिकरण। क्या कहलाता है? कालाधिकरण। इन दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से और चीजें ज्यादा क्लियर होगी। जैसे मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, वह अगले साल आएगा। मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा। आप हमेशा स्वाध्याय किया करो। बंदर पेड़ पर बैठा है। राम गांव में
जा रहा है। राम ने रावण को युद्ध में मारा। मेज पर किताबें रखी है। सड़क पर लोग खड़े हैं। ये हमने यहाँ 9 सेंटेंस लिए और 9 के 9 सेंटेंस में हमने 2 तरह की चीजों का इस्तेमाल किया। उनमें से एक है प्यारे दोस्तों कालाधिकरण और दूसरा है कालाधिकरण और दूसरा क्या है स्थानाधिकरण। यहां जब हम कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूं तो मैं यहाँ 2 मिनट को आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए यह सेंटेंस अधिकरण कारक का हुआ। वह अगले साल आएगा तो यहाँ हमने साल का यानी कि समय का आधार लिया कार्य को संपादित करने के लिए। मैं इसी महीने कोर्स समाप्त कर दूंगा तो यहाँ हमने महीने का आधार लिया, समय का आधार लिया। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये कालाधिकरण। आप हमेशा स्वाध्याय किया करो, तो हमेशा मतलब सदा स्वाध्याय किया करो, रोज स्वाध्याय किया करो, आप प्रतिदिन पढ़ा करो। तो यहाँ प्रतिदिन भी अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों, ठीक है, कालाधिकरण। बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पेड़ को हमने आधार के रूप में इस्तेमाल किया और पर कारक चिन्ह का भी प्रयोग कर लिया। इसके साथ राम गांव में जा रहा है तो इसमें मैं का प्रयोग किया जो कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, मैं पेपर। तो यहाँ गांव को हमने आधार के रूप में प्रयोग किया। राम ने रावण को युद्ध में मारा तो यहाँ आपको ध्यान रखना है हमने मैं का प्रयोग किया और युद्ध में यहाँ पर कार्य संपादित हुआ, इसलिए युद्ध वो स्थान हुआ जहाँ पर कार्य किया गया। मेज पर पुस्तक रखी है तो हम यहाँ पर का प्रयोग कर रहे हैं कारक चिन्ह का। तो यहाँ मेज में, यहाँ युद्ध में, यहाँ गांव में, यहाँ पेड़ में अधिकरण कारक है, क्योंकि जिसके साथ हम कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं कारक उसी में होता है। और मेज यहाँ आधार है, सड़क पर लोग खड़े हैं तो पर का प्रयोग किया और सड़क यहाँ क्या है, खड़े होने का आधार है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर हम कार्य संपादित करते हैं उस समय का जो आधार लेके हम कार्य संपादित करें और उस जगह अर्थात स्थान को हम आधार अर्थात अधिकरण कहते हैं। इसी वजह से सारे के सारे क्या कहलाए, अधिकरण कारक के सेंटेंस कहलाए। क्या कहलाए, अधिकरण कारक के सेंटेंस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जहां भी मैं पे पर का प्रयोग हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो यहां अगर आपसे पूछने लगे कि इसमें बताइए मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन सा, प्यारे दोस्तों यहाँ पे कारक होगा। तो एक तो आपके साथ पे लगा हुआ है, आप ऐसे पहचान सकते हो, और दूसरा यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आधार लिया गया भरोसे का वो कौन है, वो आप हो। तो जो भरोसे का आधार है वो आप है और यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी आधार अधिकरण है। इनकी इंसान को हम आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ मनुष्य को आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाया,
अधिकरण कारक है सेंटेंस कहलाए। इसके बाद में हमारा एक बचा लास्ट, और वो क्या है? संबोधन कारक। दूसरा क्या है हमारा? संबोधन कारक। संबोधन कारक में जो कारक चिन्ह आते हैं, उन कारक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं हे, इसके साथ में अय, अरे, अजी और हेलो। ये संबोधन कारक के क्या है प्यारे दोस्तों? कारक चिन्ह। इसमें विभक्ति जो होती है वो होती है प्रथमा। क्यों संबोधन प्रथमा इसलिए होती है क्योंकि संबोधन कर्ता के द्वारा किया जाता है, और कर्ता की अपनी खुद की विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। विभक्तियों की कुल संख्या होती है 7 और कारक होते हैं 8। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विभक्तियों की कुल संख्या 7 और कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। संबोधन कहते हैं जब हम किसी को याद करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो या किसी पर चिल्लाते हैं, वो कहलाता है संबोधन, और वो बिना कर्ता के हो नहीं सकता। तो जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो संबोधन की भी विभक्ति क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। संबोधन की भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। जहां कर्ता के द्वारा किसी को बुलाया जाए, किसी पर चिल्लाया जाए, या स्तुति, भजन, कीर्तन, स्मरण, याद किया जाए तो जिससे प्रार्थना की जाती है, अर्थात जिसको याद किया जाता है, जिसको याद किया जाता है, उसमें संबोधन कारक होता है, उसमें संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान, आप सभी पास हो जाओ। हे छात्रों, राम ने रावण को मारा था। हे बच्चों, आप सभी को 2021-22 में सरकारी नौकरी मिलेगी। अजी, आप तो
सुनते ही नहीं हो, केवल पढ़ाते रहते हो। इधर आओ। अरे आपको ही बुलाया जा रहा है। हेलो, आपका सामान रह गया है। ये सारे के सारे क्या हैं? संबोधन कारक। तो कारक की जो कुल संख्या होती है दोस्तों वो 8 होती है, जबकि विभक्ति हमारी कितनी होती है? 7। संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही है। इस संबोधन में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। कि दिए गए सेंटेंस में सब में संबोधन कारक है और बड़ी आसान पहचान है कि हम संबोधन चिन्ह के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। यहां पर जब भी किसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में सारे भी कारक हो सकते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां जो कॉमन चीज प्रयोग हुई है वो सब में यहां संबोधन का चिन्ह लगा है, यहां पे विषम्य बोधक चिन्ह लगा है। तो जब भी संबोधन का चिन्ह विषम्य बोधक का चिन्ह प्रयोग होता है किसी भी शब्द के बाद में, तो वो पंक्ति संबोधन कारक की भी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां जो विषम्य है, विषम्य कहते हैं आश्चर्य को, तो विषम्य बोधक कहे या फिर संबोधन बोधक कहे या फिर संबोधन वाचक कहे, इन दोनों का एक ही चिन्ह है और वो चिन्ह है हमारा ये। और ये कहाँ लगाया जाता है? जब कर्ता के द्वारा किसी को याद किया जाए, किसी की स्तुति की जाए, किसी का स्मरण किया जाए, भजन किया जाए, किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए या किसी पर चिल्लाया जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको संबोधन कहते हैं। विषम्य आश्चर्य में भी ये होता है। ठीक, तो यहां आपको ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में आपको एक चिन्ह दिखाई देता है तो वो पूरा सेंटेंस संबोधन कारक का है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जहां कर्ता के द्वारा किसी को बुलाया जाए, किसी पर चिल्लाया जाए, गुस्सा किया जाए, किसी को स्तुति की जाए, भजन हो, कीर्तन हो या किसी को स्मरण हो अर्थात याद किया जाए, तो जिससे प्रार्थना की जाती है और वो स्तुति है, भजन है, कीर्तन है, स्मरण है, तो उसमें आप प्रार्थना भी करोगे। या जिससे प्रार्थना की जाती है अर्थात जिसको याद किया जाता है उसमें संबोधन कारक होगा। अब आप हे भगवान कह रहे हो तो वहां भगवान में संबोधन हुआ, हे बच्चों कह रहे हैं तो बच्चों का संबोधन हुआ, ये बालकों कह रहे हैं, छात्रों कह रहे हैं तो छात्रों का संबोधन हुआ। तो जिसको याद किया जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा, जिसको पुकारा जाएगा, उसी में संबोधन कारक होगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? हमारे संबोधन कारक कहलाए। अब वो पूछने को जब वाक्य में पूछेगा आपसे तो वो पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? तो ये अर्थ के आधार पे सारे के सारे वाक्य हैं प्यारे दोस्तों विषम्य बोधक वाक्य। क्यों है? क्योंकि इसमें सब में एक तो विषम्य चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब सब में विषम्य चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो ये सारे के सारे विषम्य बोधक। अब वो उसकी मर्जी है कि वो इसको कारक में पूछे या अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उनमें एक भेद होता है वाक्य का विषम्य बोधक वाक्य, उसमें पूछे।
जब चिन्ह लगा है तो यही सारे के सारे सेंटेंस विषम्य बोधक वाक्य के भी होंगे। अब ये कारक तो कर लिए हमने कंप्लीट, लेकिन ये जो हमने कंप्लीट किए क्यों किए? क्योंकि हम तो समास वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और समास में पढ़ रहे थे व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो उसमें से एक भेद कर्ता का और एक भेद संबोधन का, इनको छोड़ के बाकी जो हमने कारक के भेद पढ़े हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर जो 6 भेद होते हैं वो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होते हैं। अब यहाँ वो आपको सामासिक पद देगा। अब हमें जो करना है वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास को कंप्लीट करना है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कहाँ होगा जी व्याधिकरण तत्पुरुष समास? कैसे पहचानेंगे? जैसे ग्रामगत में समास बताइए कौन सा होगा? गुणयुक्त, रोग पीड़ित, रोगग्रस्त, गुरु दक्षिणा, कार्यालय, विद्यालय, देवालय, काल पीड़ित, रोग मुक्त, पथभ्रष्ट, देश निकाला, देशभक्ति, देशभक्त, भारतवासी, सिर दर्द, गृह प्रवेश, वनवासी, राजपुत्र, मातराज्ञा, पितरादेश, लोकप्रिय, स्वर्गवासी,
वनगमन, कन्यादान, माल गोदाम, हवन सामग्री, राजकुमार, राजद्रोह। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे हैं समस्त पद, सामासिक पद और संपूर्ण पद। और इन समस्त पद, सामासिक पद, संपूर्ण पद में आपको बताना है व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उनमें 6 भेदों में इनमें से कौन सा है। बताओगे कैसे, पहले आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। यहां है एक तो सबसे पहले आपको इसका समास विग्रह आना चाहिए। समास विग्रह होता है शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, और जहां हम किसी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या करके उस शब्द का समास विग्रह कर लेते हैं तो वहां पे हम कुछ कारक चिन्ह, जिनको हम प्रसर्ग भी कहते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। और जिसमें जो प्रसर्ग हम प्रयोग कर रहे हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रसर्ग या कारक चिन्ह के आधार पर हम प्यारे दोस्तों यहाँ व्याधिकरण समास के जो भेद है उनको पहचान पाते हैं। तो जैसे यहाँ ग्रामगत आया तो इसको प्यारे दोस्तों हम क्या कहेंगे, गांव, गांव को गया। तो जब ग्रामगत कह रहे हैं तो गांव को गया, तो इसमें हमने प्रयोग किसका किया, इसमें प्रयोग किया हमने को का। और को कहाँ आता है, को आता है कर्म कारक में, कर्ता ने कर्म को। क्लियर। तो हम यहाँ कारक तो कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं समास। तो हम कारक के स्थान पर क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। यानी कि व्याधिकरण की पहचान अगर है हम कर पाएंगे तो वो समास विग्रह के आधार पे कर पाएंगे। गुण युक्त का मतलब क्या हुआ, यहाँ गुण से युक्त, तो ये क्या हो गया, गुण से युक्त, गुण युक्त। इसका समास विग्रह क्या होगा, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। यानी कि रोग है, अभी है इसके अंदर, अलग नहीं हुआ, यहाँ गुण इसके अंदर है। ऐसे रोगग्रस्त क्या कहलाएगा, रोग से ग्रस्त। गुरु दक्षिणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा। कार्यालय, कार्य के लिए घर, वो क्या होगा, कार्यालय। आलय को हम घर और मंदिर कहते हैं। विद्या के लिए घर, विद्यालय, विद्या का घर नहीं होगा, वहां पे ऑप्शन में आपको संबंध भी देगा और आप वो करके आओगे। यहाँ क्या है, देवताओं के लिए या देवों का घर, देवों के लिए मंदिर या घर। तो यहां पर इन सब में क्या हुआ है, इन सब में प्यारे दोस्तों यहां हमने कारक चिन्ह प्रयोग किया। इसमें से आया, यहां भी से आया, यहां भी से आया। से का प्रयोग हम 2 जगह करते हैं।
एक तो करते हैं अलग होने के लिए से का प्रयोग अपादान कारक में, से अलग होना पृथकता, और एक से का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों हम करण कारक में। तो यहां जब हम गुणयुक्त कह रहे हैं तो गुण अलग तो हुए नहीं, यहाँ रोग भी अलग नहीं हुआ है। रोग जैसे क्या कह रहा है, ग्रस्त कह रहा है, तो ग्रस्त पीड़ित और युक्त का मतलब क्या है कि वो उसमें मिले हुए हैं। तो जब हम से का प्रयोग पृथकता के लिए करते हैं, अलगाव के लिए करते हैं तो अपदान, और जब से का प्रयोग अलगाव पृथकता के लिए ना हो तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, वो कहलाते हैं करण। तो यहाँ ये सारे के सारे क्या कहलाए, ये कहलाए हमारे कर्ण तत्पुरुष समास। ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए, कर्ण तत्पुरुष के हुए। यहाँ पे इसके साथ क्या है, गुरु के लिए दक्षिणा। अब वो आपको ये ध्यान रखना है, वहां गुरु की दक्षिणा संबंध कारक भी देगा। तो जैसे ही आपने समास विग्रह गलत किया तो आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा होती है। गुरु को उठा के आप दक्षिणा में नहीं दोगे। अगर आप गुरु की दक्षिणा करते हो तो प्यारे दोस्तों फिर वहां पे आपने जब का के की का प्रयोग कर लिया तो संबंध कारक कहलाया। गुरु की दक्षिणा अगर यहाँ के लिए के स्थान पे की आपने किया तो क्या बन गया फिर संबंध, और संबंध कारक यहाँ है नहीं। इसमें भी के लिए का प्रयोग है, यहाँ भी के लिए, यहाँ पे भी के लिए और यहाँ पे भी के लिए। और ये के लिए जो कारक चिन्ह का प्रयोग आपने किया है वो सब आपने प्रयोग किया है संप्रदान कारक में। तो इसीलिए यहाँ पर आप घर कहो, आल्य कहो या मंदिर कहो, ये तीनों बात एक ही है। तो ये कार्य और आल्य ये संधि का भी उदाहरण है और समास का भी, ये संधि का भी उदाहरण है और समास का भी, ये संधि का भी उदाहरण है और समास का भी। बाकी ये जो ऊपर थे ये केवल और केवल समास के उदाहरण थे, संधि के उदाहरण नहीं थे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि और समास दोनों होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल संधि होती है, केवल समास होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आल्य है उस आल्य के दो मीनिंग है, एक घर और एक मंदिर। तो यहाँ कार्य के लिए मंदिर कह सकते हो, विद्या के लिए मंदिर कह सकते हो, देवताओं के लिए आप घर कह सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर इनमें क्या आया, के लिए। के लिए का प्रयोग कहाँ करते हैं, के लिए का प्रयोग करते हैं हम संप्रदान का, संप्रदान तत्पुरुष समास ये कहलाएगा। संप्रदान कारक में के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये कहलाया आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या कहलाया, तो यहाँ करण होता है एक पहला, दूसरा करण होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, संप्रदान होता है। क्लियर। तो ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हुए हमारे 6। अकाल पीड़ित, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, अकाल पीड़ित, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ अकाल से पीड़ित। इसके बाद है रोग मुक्त, यहाँ क्या आया, रोग से मुक्त। दोनों में अंतर समझो क्या है। पथ भ्रष्ट, तो यहाँ क्या है, मार्ग से भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट। तो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, देश निकाला। तो क्या है यहाँ, देश से निकाला। अब ये से कर्ण में भी आता है और ये से अपदान में भी आता है, यही अंतर करना है आपको। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। इसके बाद देश भक्त, देश का भक्त, देश के लिए भक्त नहीं होगा, देश का भक्त। जो आप गलती करते हो वो गलती सामने रखी गई। भारतवासी, भारत का रहने वाला। अब यहां देखो क्या है, जो आप गलती करोगे वो गलतियां क्या क्या है। एक तो जैसे यहां कहा अकाल पीड़ित, तो आप यहां से देखोगे और इसको अपदान कारक कर दोगे, जबकि यहां अलगाव की बात हो ही नहीं रही है। वो अकाल से पीड़ित कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्यारे दोस्तों अभी पीड़ित है। तो ये से जो आया है, इस से का प्रयोग हमने यहाँ किसके लिए किया है, इस से का प्रयोग हमने किया है करण के लिए। किसके लिए किया है, तो ये कहलाएगा करण तत्पुरुष। तो ये क्या कहलाया, करण तत्पुरुष समास कहलाया।
इसके बाद रोग से मुक्त, जब मुक्त हो गया, अलग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? अपादान। तो यहां से अलग होना आ गया, अपादान तत्पुरुष। पत से भ्रष्ट, अलग हो गया, तो ये भी क्या कहलाया? अपादान तत्पुरुष। देश से निकाला, ये से भी प्यारे दोस्तों अलग होने के लिए आया है, तो ये क्या कहलाया? अपादान तत्पुरुष। देश भक्त, देश या देशभक्ति, तो देश की भक्ति नहीं होगा, संबंध नहीं है, देश के लिए भक्ति। तो यहां पर क्या आएगा? के लिए। तो यहां जब के लिए आए तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जहां भी के लिए आया संप्रदान। देश भक्त, तो देश के लिए भक्त नहीं होता है, तो देश का भक्त, तो यहां संबंध है किसके साथ? देश के साथ। तो यहां संबंध है किसके साथ? भारत के साथ। तो भारत में रहने वाला, भारतवासी करोगे आप, भारत में रहने वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक कुआं है और उस कुएं में रह रहा है। तो आप इनका प्रयोग कहां करते हो? वहीं हम में का प्रयोग करते हैं। तो भारत का रहने वाला क्या कहलाता है? भारतवासी कहलाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाए हमारे? ये दोनों के दोनों कहलाए संबंध। और इसमें आप गलती करोगे क्योंकि वहां ऑप्शन आपको 4 देगा, और उन 4 में प्यारे दोस्तों आपको संप्रदान भी देगा, आपको अधिकरण भी देगा, और आपको संबंध भी देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाया आपका? ये संबंध तत्पुरुष कहलाए। ठीक है, जब ऑप्शन 4 होंगे तब आप ज्यादा गलती करोगे। सिर दर्द, इसमें कुछ बच्चे क्या करके आएंगे? सिर का दर्द, और कुछ करके आएंगे सिर में दर्द। तो क्या होता है? सिर का दर्द होता है या सिर में दर्द होता है? तो सिर का दर्द कोई बीमारी होती नहीं है, सिर में दर्द। तो में आया, यहां गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, वनवासी, वन में रहने वाला, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मातराज्ञा, माता की आज्ञा, पितरादेश, पिता का आदेश, लोकप्रिय, संसार या लोक में, जगत में प्रिय, जगत में प्रिय। अब ये यहां पर आप कैसे पहचानोगे? इन सब की पहचान किससे होगी? में से। में, यहां पे भी में, यहां का, की, का, में। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां सिर दर्द में क्या हुआ? में। और में कहां आता है? में आता है अधिकरण कारक में। तो यहां तीनों के तीनों में कौन सा कारक हुआ? ये तीनों कहलाया हमारा अधिकरण कारक। कौन सा कारक कहलाया? अधिकरण कारक। और यहां पर ये जो का के की का हमने प्रयोग किया, ये क्या कहलाया हमारा? संबंध कारक। कौन सा कहलाया? संबंध तत्पुरुष समास। तो ये क्या कहलाया हमारा? संबंध तत्पुरुष समास। ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। तो में पे पर आता है तो अधिकरण, का के की आता है तो संबंध। यहाँ पे में आया है तो ये क्या कहलाया? अधिकरण, जो आज आपने कंप्लीट किया है। तो ये क्या कहलाया? अधिकरण तत्पुरुष। ये क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हुए। तो यहां जब भी पूछा जाता है समास का सबसे डिफिकल्ट लॉजिकली प्रश्न जब पूछा जाता है तो वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास से ही पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास से। चलो जी, ये आपको करने हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। आपने सारी कंडीशन और लॉजिक सबको ढंग से समझ लिया है। आपके पास ऑप्शन है, एक तो है करण कारक। क्या है? करण तत्पुरुष। दूसरा संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा
अपादान तत्पुरुष। चौथा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से जो भी सही लगे 1 2 3 4 आपको टाइप करना है। 1 2 3 4 टाइप करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। और यहां मैं लिख देता हूं 2। 1 तुलसी कर्त और सूर रचित, ये आपको बताने। तुलसी कर्त और सूर रचित, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो स्वर्गवासी प्यारे दोस्तों, एक और दे देता हूं 5वां ऑप्शन, और वो है संबंध तत्पुरुष। आपको इनमें से 4 ही मिलेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए। स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गवासी होता है, या स्वर्ग को वासी होता है, या स्वर्ग का वासी होता है। तो यहाँ का आएगा, को आएगा, या में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्गवासी क्या होगा जी? पहले का स्वर्ग में रहने वाला होता है, स्वर्ग को जाने वाला होता है। अगर को जाने वाला होता है तो कर्म हुआ, और स्वर्ग में रहने वाला होता है तो प्यारे दोस्तों अधिकरण हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर है स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गवासी। क्लियर, जो स्वर्ग में स्थान पाया है। तो यहां पर क्या आएगा? में। और जब में आया है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्यारे दोस्तों अधिकरण कारक। क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर। वन गमन, वन को जाने वाला, वन में जाने वाला, वन के लिए जाने वाला, तो यही आपके ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हुआ? वन गमन मतलब होता है वन में जाने वाला, और वन क्या? जंगल, उसके बीच में कोई रहता है, इसीलिए इसको वनवासी कहते हैं, वन में रहने वाला। तो जब में आया है तो ये क्या कहलाया? अधिकरण तत्पुरुष। कन्यादान, कन्या के लिए दान होता है, कन्या का दान होता है, या कन्या को दान होता है। तो यहाँ करण भी है, यहाँ संप्रदान भी है, और यहाँ प्यारे दोस्तों संबंध भी है। तो इन 5 में से राइट आंसर क्या होगा? तो कन्यादान, कन्या के लिए दान होगा, कन्या को दान होगा, या कन्या का दान होगा। तो यहाँ होता है कन्या का दान। और जब का कह रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? संबंध तत्पुरुष। कन्या का दान, तो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्या का दान किया जाता है। तो कन्या को वर पक्ष वालों को दान में दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कन्या का दान। कन्या के लिए नहीं, जो आप वहां पैसे खाना खाने के बाद आप पैसे जो दे के आते हो वो कन्या के लिए है। लेकिन यहाँ जो कन्यादान शब्द आया है वो अपने आप वो कन्या के लिए ना होके कन्या का दान होता है। माल गोदाम, माल में गोदाम, माल का गोदाम, या माल के लिए गोदाम। वो आपको इस तरीके से समास विग्रह भी दे सकता है, और उनमें से पूछ लेगा कि माल गोदाम का सही समास विग्रह बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है माल के लिए गोदाम। तो जब यहाँ के लिए आया है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संप्रदान तत्पुरुष। आप अपने मिला लेना आपके कितने सही हैं, इतनी आराम से, इतनी ज्यादा गहराई से पढ़ाने के बावजूद। हवन सामग्री क्या होती है? हवन में सामग्री में आएगा तो अधिकरण कहलाएगा। हवन की सामग्री की आएगा तो संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है। हवन को सामग्री को आएगा तो प्यारे दोस्तों कर्म कहलाएगा। ठीक है। लेकिन हवन के लिए सामग्री कहोगे तो संप्रदान कहलाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? हवन के लिए सामग्री, ये भी किसका एग्जाम्पल है? संप्रदान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? संप्रदान तत्पुरुष का।
क्लियर। इसके बाद राजकुमार, ठीक है, तो क्या है, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, तो यहाँ राजकुमार का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ आ गया का, और का कहलाता है संबंध, और ये खुद संबंध को बता रहे हैं, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाया, संबंध तत्पुरुष कहलाया। ठीक है। राजद्रोह, तो राजद्रोह क्या है, राज्य से द्रोह, ऐसे देश द्रोह, देश से द्रोह, तो ये क्या, देश में द्रोह, देश का द्रोह या राज का द्रोह, क्या आएगा, तो यहां आपको रखना है प्यारे दोस्तों से। तो यहां जब से आप अलग होने की बात कर रहे हो, तो देश के खिलाफ जाने की बात कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, देशद्रोह कहते हैं, या राज्य के लिए द्रोह। ठीक है। तो यहाँ आपको अपने आप में बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पे, राज्य किसे कह रहे हैं हम, देश को, राज्य को कह रहे हैं, तो क्या होगा, राज्य से द्रोह, कहते हैं ना देश से गद्दारी की, तो जब देश से गद्दारी की तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ, फिर यहाँ अलग नहीं हुआ है, यहाँ से आएगा, राज्य से द्रोह से, और जब से आया तो क्या कहलाया, ये कर्ण तत्पुरुष कहलाया। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष। ज्यादातर बच्चों की गलती है, तुलसी कर्त और सूर्य रचित, ये क्या है आपका लास्ट है 8वां, तुलसी कर्त और सूर्य रचित में बताइए कौन सा होगा। 5 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, तुलसी के द्वारा, यहाँ पर क्या आएगा, तुलसी के द्वारा कर्त, सूर्य द्वारा रचित, और जब द्वारा प्यारे दोस्तों और के द्वारा आया है तो ये क्या कहलाता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो ये कहलाया कर्ण तत्पुरुष। अब आप अंदाजा लगा लो कि आपने प्यारे दोस्तों किस तरीके से, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, तो पर क्या है, अधिकरण कारक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम समास विग्रह करेंगे तब हम कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, प्रसर्गों का प्रयोग करेंगे, वो प्रसर्ग हमें बताएंगे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर इनमें कौन सा समास है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि ये सारे के सारे यहाँ पर के द्वारा, द्वारा, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पे प्रयोग किया से का, के लिए का, के लिए, इसके आधार पर ही हम पहचान पाते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनमें से यहाँ किस शब्द में कौन सा भेद होगा। आज आपने 2 चीजें कंप्लीट की, एक तो समास वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और दूसरा जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों वो आपने जो कंप्लीट किया वो कारक का किया, और ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, इसी वजह से आपको ध्यान रखना है। ये दोनों टॉपिक हमारे हो गए कंप्लीट, लेकिन इसके अलावा जो नई चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है, एक तो प्यारे दोस्तों नए तत्पुरुष समास, क्या है, नए तत्पुरुष समास, क्लियर। एक होता है परादी तत्पुरुष समास, क्या होता है, नए तत्पुरुष समास, और एक होता है प्रादि तत्पुरुष समास, एक होता है उपपद तत्पुरुष समास, क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास, और एक होता है अल्लोक तत्पुरुष समास, क्या होता है, अल्लोक तत्पुरुष समास। ये आपने कभी कभी नाम सुने होंगे। ये चारों के चारों हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं और तत्सम शब्दों में ही ये समास होते हैं, और ये भी तत्पुरुष समास के उपभेद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद। जो भेदों का भेद होता है वो उपभेद होता है, जो भेदों का भेद होता है वो क्या कहलाता है, उपभेद। हाँ, उसको भी लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुवीरी समास बचा है उसको भी लेंगे अभी। तो यहाँ ये जो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, तो जब भी किसी शब्द में प्यारे दोस्तों यहाँ ए उपसर्ग का प्रयोग हो या अन उपसर्ग का प्रयोग हो, किसका प्रयोग करेंगे, ए और अन उपसर्ग का
अगर उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, नए तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर प्यारे दोस्तों किसी में यहाँ पे पर उपसर्ग का प्रयोग और सु उपसर्ग का पर और सु उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वो प्रादि तत्पुरुष कहलाता है। अब मान के चलो इनको भी अपवाद के रूप में कई बार पूछा जाता है। हालांकि जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो अवयवी भाव समास होते हैं, लेकिन अगर प्यारे दोस्तों उसमें पर या सु का हम प्रयोग कर रहे हैं और अवयवी भी ऑप्शन में दिया है, प्रादि भी दिया है, तो राइट आंसर प्रादि तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, प्रादि तत्पुरुष समास। क्लियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष हम वहां कहते हैं जैसे हमने प्रयोग किया प्यारे दोस्तों सुवर्णकार, क्या है, सुवर्णकार, ठीक है। इसके बाद चर्मकार, कुंभकार, ये क्या है, कुंभकार, या लोहार, क्या है, लोहार। तो यहाँ क्या है, उपपद मतलब होता है बाद वाला पद, उसमें बाद वाले पद का अर्थ ही नहीं होता है। यहाँ स्वर्णकार सोना है, चर्मकार चमड़ा है, कुंभकार तो घड़ा है और ये लोहा है, लेकिन बाद वाले का कोई अर्थ नहीं होता। ये कर्ता का बोध कराता है। तो ये क्या करता है, कर्ता का बोध कराता है। उपपद मतलब बाद वाला जो पद है उसका मीनिंग ही नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, उपपद तत्पुरुष समास। अल्लूक तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियां छिपी नहीं रह सकती, अल्लूक, ठीक है, जिसमें विभक्तियां, जैसे युधिष्ठिर, क्या है, युधिष्ठिर, पंकज, जलज, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, वारिधि, जलधि, ये उपपद तत्पुरुष कहलाते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो में आ गया। पंक, कीचड़ में जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो उसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इसमें भी में, इसमें भी में, इसमें भी में। और में किसमें आता है, में आता है प्यारे दोस्तों अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति आ गई, तो जिसमें विभक्ति अलुक छिपी ना रहे तो वो क्या कहलाते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष उपराधि तत्पुरुष के एग्जाम्पल देखिए। नए तत्पुरुष में क्या आएगा, जैसे ए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या हुआ, ए ब्राह्मण। असभ्य, जो सभ्य नहीं है। अविवेक, जहां विवेक नहीं है, या अविवेकी। या फिर अनुचित, जो उचित नहीं है, अनुचित। या फिर अनधिकार, जहां आपका अधिकार नहीं है, वो क्या कहलाया, अनधिकार कहलाया। इसमें हमने अन और उचित का प्रयोग किया, यहाँ हमने अन और अधिकार। अन कौन सा, ये वाला हमने प्रयोग किया, ये वाला अन। तो जब भी किसी शब्द के आरंभ में ए आ जाए, जैसे ज्ञान के आगे ए आ गया तो क्या कहलाया, अज्ञानी कहलाया, ठीक है, अज्ञान। ऐसे अन हमने प्रयोग किया अनुचित में, अनधिकार में, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या कहलाएंगे, नए तत्पुरुष समास। तो ये किसके उदाहरण हुए, ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे प्रादि है, तो जहां पे प्यारे दोस्तों पर आ जाए तो ये प्रादि के उदाहरण होंगे। ये किसके उदाहरण होंगे, प्रादि तत्पुरुष। जहां पे पर आ जाए, प्रहार, ठीक है, प्रकाश, परवेश, परवेश, परकार, तो ये जहां भी पर का हम प्रयोग करते हैं, एनीथिंग कोई भी हो। या इसके अलावा प्यारे दोस्तों हमने यहाँ प्रयोग कर लिया सुपुत्र, सुपात्र, सुमार्ग, सुयोग्य। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, सु का हम प्रयोग करें। तो यहाँ परादि में मतलब है पर आदि। तो पर आदि का मतलब क्या हुआ, सु। पर और सु का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं, सुपुत्र, सुपात्र, सुयोग्य, सुमार्ग, ठीक है। तो यहाँ ये जहां भी आपको सु उपसर्ग दिखाई दे, पर उपसर्ग दिखाई दे, ए या अन उपसर्ग किसी शब्द के आगे दिखाई दे, वे भी तत्पुरुष समास के उपभेदों में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। उपपद का मतलब जहां बाद वाले का कोई अर्थ ना हो। यहाँ कार का मतलब चार पहिए की कार नहीं है, यहाँ पहले का अर्थ हो दूसरे का अर्थ ना हो,
तो वो उपपद तत्पुरुष है। और जहां प्यारे दोस्तों अल्लुक तत्पुरुष वहां होता है जहां समस्त पद में विभक्ति छिपी ना रह सके, अर्थात जैसे ही हम समास वगैरह करेंगे तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, ठीक है। तो यहाँ आप में जैसे ही में आ गया युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ये में बताता है कि षष्ठी विभक्ति है। इसमें कीचड़ में जन्म लेने वाला ये में बताता है कि सप्तमी विभक्ति है। किसमें? सप्तमी। ये यहाँ पे में बताता है कि इनमें क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो ये क्या है? हमारे तत्पुरुष समास के उपभेद है। ये क्या है? तत्पुरुष समास के 4 उपभेद। इसके बाद समास में जो 6 भेद है हमारा, वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान समास कहलाता है। अन्य पद प्रधान समास, जहां पहला व दूसरा पद गौण हो तथा तीसरे की प्रधानता हो, जहां 2 शब्द या पद मिलकर तीसरे की विशेषता प्रकट करते हो, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, वो क्या कहलाते हैं? सब बहुव्रीहि समास। ये 4 कंडीशन किसकी है? ये 4 कंडीशन है हमारी बहुव्रीहि समास की। कैसे? जैसे यहाँ शब्द आ गया दशानन, तो ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? 2 शब्द है इसमें, एक 10 है, दूसरा आनन है। इन दोनों का पहले योग हुआ, दशानन बना, और फिर तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, रावण कहलाया। इसी को कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 अलग अलग शब्दों का योग होके वो किसी तीसरे की विशेषता को प्रकट करने लगे, यहाँ दोनों शब्द गौण हो जाए और तीसरा शब्द मुख्य प्रधान हो जाए, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अब तक जो आपने समास पढ़े, अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। प्यारे दोस्तों, द्विगु में पहला संख्यावाची दूसरे की प्रधानता है, कर्मधारय में दोनों विशेषण विशेष्य होते हैं, बाद वाला प्रधान होता है, तत्पुरुष में बाद वाला प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान है, इसीलिए क्या कहलाया? बहुव्रीहि समास कहलाया। जैसे यहाँ पे आ गया एक दंत, इसके बाद मुस्सक वाहन, गजोदर, लंबोदर, गजानन, विनायक, त्रिदेव, देवश्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे यहाँ जिसकी विशेषता को बता रहे हैं वो क्या है? वो है गणेश जी, क्योंकि ये सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। 2 शब्द आए हैं, समास वहां होता है जहां 2 शब्द हो, और जहां दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताए उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास। यहाँ पे नीलकंठ,
त्रिनेत्र, बागांबर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रमौली, महाकाल, मृत्युंजय, शूलपाणी। ये सब किसके लिए आए? ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं भगवान शिव के। तो ये क्या कहलाए? सारे के सारे बहुवीरी समास के एग्जाम्पल। तो यहाँ एक शब्द नील, दूसरा कंठ, यहाँ त्रि और नेत्र, बाघ और अंबर, जिस अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो बाघ की छाल के जो वस्त्र पहनता है। चंद्रशेखर, ठीक है प्यारे दोस्तों, चंद्रमौली, महाकाल, मृत्युंजय, शूलपाणी, ये सब किसके लिए आए? शिव के लिए। तो ये क्या कहलाए? सारे के सारे बहुवीरी समास के एग्जाम्पल कहलाए। यहाँ पे क्या है? वीणा पाणी, चक्र पाणी, शूल पाणी, गदाधर, हलधर, चक्रधर, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, चतुर्मुख, चतुर्भुज। ये सब किसके लिए प्रयोग होते हैं? वीणा पाणी, सरस्वती, चक्रपाणी, विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, शूल पाणी, शिव, शूल कहते हैं त्रिशूल को, गदाधर, हनुमान या भीम, या हलधर, बलराम, चक्रधर, विष्णु, पीतांबर, पीतांबर क्या कहलाया? विष्णु, पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के। श्वेतांबर, जैनी, दिगंबर, जैनी अर्थात नंगमुनि, चतुर्मुख, चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। चार भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की। ये सारे के सारे बहुवीरी समास के एग्जाम्पल कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां दोनों शब्द गुण होकर तीसरे की विशेषता को बताते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाए? बहुवीरी समास। वो सारे के सारे क्या कहलाए? बहुवीरी समास। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे प्योद, प्योधी, जलधि, जलद, ये क्या है? प्योद पानी को देने वाला, बादल, ये क्या है? सागर अर्थात समुद्र, जल को धारण करने वाला, ये क्या कहलाया? समुद्र अर्थात सागर, ये क्या कहलाया? मेघ यानी कि बादल। क्लियर? तो एक ही बात है, जल को देने वाला जलद, दे मतलब देने वाला, धी मतलब धारण करने वाला। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे वारिधि भी आ जाएगा। ये शब्द आ गया प्यारे दोस्तों, वारिधि। तो वारिधि मतलब क्या? पानी को धारण करने वाला, अर्थात क्या है प्यारे दोस्तों? समुद्र।
और यहाँ वारिद आ जाएगा। ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, यहाँ बादल। ये भी बहुवीरी समास के एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, विग्रह कैसे करेंगे, पानी को देने वाला कौन, बादल, थर्ड पर्सन। पानी को धारण करने वाला कौन, सागर, थर्ड पर्सन। इसीलिए क्या कहलाए, बहुवीरी समास के एग्जाम्पल कहलाए। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया, जैसे जयपुर, जोधपुर, तुगलकाबाद, हैदराबाद। जिस नगर को बसाया गया हो या आबाद किया गया हो, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर। पुर कहते हैं नगर को। राव जोधा द्वारा बसाया गया, राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर, जोधपुर। तुगलक ने आबाद किया जिसे, तुगलकाबाद। हैदर अली ने आबाद किया जिसे, हैदराबाद। आबाद करना को हिंदी में प्यारे दोस्तों बसाना ही कहते हैं। एक बर्बाद करना है, इसको ढाना, गिरा देना, विनाश कर देना, ठीक है, उसको खंडर बना देना। और आबाद करना बसाना। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आपने बहुवीरी समास की 4 कंडीशन यहाँ पे पढ़ी और उन 4 कंडीशन में आपको ये बताने की कोशिश की गई कि बहुवीरी समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसीलिए अन्य पदार्थ की जहाँ प्रधानता होती है, अन्य पद मुख्य होता है। समास होता है 2 शब्दों के बीच में। अगर 2 शब्दों में से किसी का भी रोल ना हो, किसी तीसरे का रोल मैन हो जाता है, उसी को कहते हैं बहुवीरी समास। बहु का अर्थ होता है अन्य, वीरी का अर्थ होता है परंपरा। तो जहाँ 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे की परंपरा बन जाए, वो कहलाता है बहुवीरी समास। जहाँ पहला व दूसरा पद गौण हो, यथार्थ कम महत्वपूर्ण हो, तीसरा पद प्रधान हो जाए, मुख्य हो जाए, तीसरे की प्रधानता हो, उसे कहते हैं बहुवीरी समास। जहाँ 2 शब्द या पद मिलकर तीसरे की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, बहुवीरी समास। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, वे सारे के सारे नगर क्या कहलाते हैं, बहुवीरी समास। जैसे अभी आपके सामने हमने एग्जाम्पल रखे। यहाँ दशानंद 10 संख्या है, आनंद है। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है, राइट आंसर बहुवीरी है। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि वो बहुवीरी पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो पहला शब्द उसने संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ एक दंत जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है तो बहुवीरी समास है, और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है तो ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। और जब द्विगु और बहुवीरी दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। मुस्सक को कहते हैं चूहे को वाहन। तो प्यारे दोस्तों जो चूहे वाला का वाहन प्रयोग करते थे वो कौन है, गणेश जी। गज कहते हैं हाथी, हाथी के प्यारे दोस्तों जैसा जिसका पेट है वो क्या कहलाया, गजोदर। उदर कहते हैं पेट को, गज और उदर, गजोदर। ये भी संधि हो गई, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो लंबा है उदर पेट जिसका, वो क्या कहलाया, लंबोदर। गजानन, गज हाथी के समान पेट, मुख चेहरा है जिसका, प्यारे दोस्तों गणेश। विनायक क्या कहलाते हैं, गणेश। देवों में जिसकी सबसे पहले पूजा होती है, देवों में जो सबसे अग्रणीय होता है उसी को बोलते हैं देवश्री या श्रीदेव, और वो होते हैं हमारे गणेश। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो है भगवान शिव। 3 नेत्र वाला भगवान शिव। बाघ के अंबर वाला भगवान शिव।
चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मौली कहते हैं मस्तक को, बाघ कहते हैं प्यारे दोस्तों टाइगर को, अंबर कहते हैं वस्त्र को, टाइगर की छाल के जो वस्त्र, खाल के जो वस्त्र पहनता है प्यारे दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम? शिव। इसके बाद महाकाल, मृत्युंजय और शूल पाणी। शूल कहते हैं त्रिशूल को, पाणी कहते हैं हाथ को। तो जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है? भगवान शिव। इसीलिए ये सारे के सारे, जब तक आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन में बहुवीरी है तब तक ये बहुवीरी के एग्जाम्पल है। अदरवाइज यहाँ इसको छोड़कर त्रिनेत्र को और यहाँ इसको छोड़कर एक दंत को, सारे के सारे एग्जाम्पल कर्मधारय के। ऑप्शन में बहुवीरी दिया ही नहीं और आपसे ये पूछ लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, आपसे त्रिनेत्र को छोड़ के बाकी सारे पूछ लिया, तो ये सारे के सारे कर्मधारय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य के उदाहरण। और विशेषण विशेष्य वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास कौन कहलाता है? कर्मधारय। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है तब तक बहुवीरी रहेंगे, और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, जिनका पहला पद संख्यावाची है, वो चले जाएंगे द्विगु में, और बाकी प्यारे दोस्तों सारे के सारे एग्जाम्पल कर्मधारय के ये एग्जाम्पल बनेंगे। वो उसकी मर्जी, वो क्या पूछना चाहते हैं। ये सारे के सारे कर्मधारय के भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य है। लेकिन जब ऑप्शन में बहुवीरी होगा तो ये कर्मधारय नहीं होंगे, चाहे ऑप्शन में कर्मधारय ही क्यों होना हो। बहुवीरी के रहते रहते ये कर्मधारय नहीं बन सकते, और जब ऑप्शन में बहुवीरी होंगे तो राइट आंसर बहुवीरी ही होगा। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके सरस्वती, चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके विष्णु, शूल पाणी, शूल है हाथ में जिसके शूल पाणी, गदा को धारण करने वाला गदाधर, हल को धारण करने वाला हलधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। ऐसे पीत, पीला अंबर वस्त्र, पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के। श्वेत कहते हैं सफेद को, सफेद वस्त्र किसके हैं? जैनियों के। दिगंबर कौन है? जैनी नंगमुनि। चतुर्मुख, चार मुख वाला ब्रह्मा। चतुर्भुज, चार भुजा वाला विष्णु। सब थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। और जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है ये सारे एग्जाम्पल बहुवीरी के हैं, और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसको और इसको छोड़ के सारे के सारे कर्मधारय के होंगे, और ये दोनों चले जाएंगे द्विगु समास के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसमें पहला शब्द संख्यावाची है और दूसरे की प्रधानता है। प्रयोद क्या है? थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। दय का अर्थ होता है देने वाला। दय का अर्थ क्या होता है? देने वाला। और दा का अर्थ क्या होता है? दा का अर्थ होता है देने वाली। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यशोदा, यश को देने वाली, उसमें दा का प्रयोग करेंगे। प्योधा, पानी को देने वाली, अर्थात बादली। ठीक, बादली कौन है? बादल इसका छोटा रूप बादली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो जहां भी दे और दा हो, ये संस्कृत की वर्ब है, क्रिया है। दे आया तो देने वाला, दा आया तो देने वाली। ऐसे ही प्यारे दोस्तों धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। धी का क्या होता है? धारण करने वाला। तो धारण करने वाला क्या कहलाया प्यारे दोस्तों यहाँ पे? ठीक है, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, वो कौन है? समुद्र और सागर। थर्ड पर्सन हो गया, बहुवीरी समास के उदाहरण बन गया। ऐसे वारी कहते हैं पानी को, जल पानी है, प्योद पानी है, यहाँ पानी है तो पानी को देने वाला बादल होता है, और पानी को धारण करने वाला समुद्र अर्थात सागर होता है। बहुवीरी समास के उदाहरण है। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो वो भी बहुवीरी समास कहलाता है। जयपुर राजा जयसिंह ने बसाया था इसलिए कहलाया जयपुर। राव जोधा ने बसाया था इसलिए कहलाया जोधपुर। राजा तुगलक ने आबाद किया था तो तुगलक आबाद हो गया। हैदराबाद हैदर अली ने बसाया था अर्थात आबाद किया था इसलिए हैदराबाद कहलाया। तो हैदराबाद में, तुलकाबाद में और जोधपुर में, जयपुर में, इस सब में क्या है? बहुवीरी समास। क्यों? क्योंकि जिस नगर को बसाया गया हो, जिस नगर को आबाद किया गया हो, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वे बहुवीरी समास के एग्जाम्पल कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बहुवीरी समास। तो कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए? 2। कौन कौन से? एक तो समास और दूसरा कारक। हर तरह की कंडीशन आपके सामने आ गई जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना है चीजों को, और उसी के आधार पे ढंग से चीजों को करना है। तो समास और कारक लाइफ में पहली बार इतनी गहराई से और इतने अच्छे स्टेटमेंट के साथ, कंडीशनों के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपने समझे हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि जब भी कारक और समास का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करोगे। अगर आपको दोनों टॉपिक कंप्लीट करके मजा आया
और दोनों में चीज़ों में अचीवमेंट ज़्यादा बढ़ा, उपलब्धि ज़्यादा हासिल की, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए फटाफट। टाइम हो गया दूसरी क्लास का, मैं अब दूसरी क्लास में जा रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी दोस्तों को। चलो जी, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।